मैं दीपक पांडे आप सभी बच्चों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लासेज में हम लोगों ने भारतीय संविधान में जो 22 भाग दिए गए हैं उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया। 22 भाग के अंतर्गत हम लोगों ने एक एक भाग के बारे में चीज़ों को डिस्कस किया और उस भाग में किन किन सब्जेक्ट के बारे में बात किया, उस पर बात किया गया। आज हम लोग का टॉपिक होगा अनुसूचियां एवं उनसे संबंधित विषय। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों के अंतर्गत किन किन विषयों के बारे में चर्चा किया गया है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, अनुसूची के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात स्टार्ट करते हैं। तो अनुसूची एक, पहली अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ के क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत उन 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संघ एवं राज्य क्षेत्र किस अनुसूची में रखा गया है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे उपराष्ट्रपति का पद हो, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद हो, इन सभी पदों के लिए जो भी वेतन उपलब्ध कराए जाते हैं, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बात किया गया। वेतन एवं भत्तों के बारे में बात किया गया है। ये वेतन एवं भत्ते ऐसे व्यक्तियों के हैं जो संवैधानिक पदों पर क्या हैं, विराजमान हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ऐसे पदों पर वेतन एवं भत्ते जो दिए जाते हैं उनको अनुसूची 2 में जो है रखा गया है। तो पहली अनुसूची में याद कर लीजिए आप कि संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से लोग आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सभी लोग जो संवैधानिक पदों पर कार्य कर रहे हैं उनके वेतन एवं भत्तों के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है। तीसरी अनुसूची पे आते हैं हम लोग। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में बताया गया है। किसके शपथ के बारे में? ये जो शपथ है, ये शपथ जितने भी लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी पदों के लिए शपथ की व्यवस्था कैसी है, शपथ का व्यवस्था कैसा किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में तीसरी अनुसूची में बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों के लिए कैसे किया गया है। तो राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन जो है किस अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है, चौथी अनुसूची के अंतर्गत बात किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो पांचवी अनुसूची में जो एससी होते हैं, एसटी होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित मुद्दों के बारे में बात किया गया है। किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची पे आते हैं हम लोग। छठी अनुसूची के अंतर्गत असम ए, मेघालय एम, त्रिपुरा टी और मिजोरम एम, एएम टीएम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के
प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुसूची 6 में जो है बात किया गया है। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची के बारे में बात किया गया है। लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से लिस्ट हैं। लिस्ट 3 प्रकार के हैं, एक संघ सूची, एक है राज्य सूची और दूसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय दिए गए हैं वैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय दिए गए हैं ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय दिए गए हैं वैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है, लेकिन केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है राज्यों की तुलना में। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो अगर यह पूछा जाए कि भाषा, लैंग्वेज को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा को रखा गया है, लैंग्वेज को रखा गया है। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है विशेष उपबंधों को रखा गया है। ये ऐसे उपबंध होते हैं अगर सरकार के द्वारा किसी भी कानून को बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो उसका जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन 2007 के बाद ऐसे सूची में भी जो भी कानून बना के डाले जाते हैं उन पर न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दे दिया गया है। तो इस प्रकार 9वीं अनुसूची में विशेष उपबंधों के बारे में बात किया गया है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल अधिनियम, कौन सा अधिनियम? दल बदल अधिनियम। दल बदल को जो है रखा गया है। और दल बदल अधिनियम कब रखा गया, इस अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जो है 10वीं अनुसूची क्या करी गई? भारतीय संविधान में जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल अधिनियम को रखा गया है। दल बदल अधिनियम का मतलब क्या है? दल बदल अधिनियम के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीजेपी से चुनाव लड़ता है और बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़कर चुनाव जीत भी जाता है और संसद में जो है मेंबर के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उसको लगता है कि वह बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में चला जाए। तो बीजेपी को छोड़ के जब कांग्रेस में जाएगा तो वह दल बदल अधिनियम का उल्लंघन करेगा। और जब दल बदल अधिनियम का उल्लंघन करेगा तो ऐसे संदर्भ में उस व्यक्ति की सदस्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो 10वीं अनुसूची में जो है किसके बारे में बात किया गया है? 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम के बारे में बात किया गया है। यह अधिनियम किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं वह रखा गया है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची
भारतीय संविधान में कब शामिल की गई? तो 1992 में एक अधिनियम बना के 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ग्राम पंचायत को रखा गया है। और इस 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो इसके अंतर्गत 29 विषयों को रखा गया है। कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं? 29 सब्जेक्ट रखे हैं। 29 सब्जेक्ट या 29 विषय रखे गए हैं और इन 29 विषयों पर कार्य करने का जो अधिकार होगा वह क्या किसका होगा? ग्राम पंचायत का होगा, ग्राम सभा का होगा। जबकि 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया 74वां संविधान संशोधन द्वारा, और 74वां संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया? जोड़ दिया गया। तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत को रखा गया और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को रखा गया। तो कहने का मतलब 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को रखा गया और जबकि 11वीं अनुसूची में जो है किसको रखा गया? और ये दोनों अनुसूचियों को 1992 में जोड़ा गया 73वां अमेंडमेंट और 74वां अमेंडमेंट के माध्यम से। देखिए, जैसे कि मैं क्लास जब लेता हूँ तो क्लास लेने के दरमियान जब हम लोग का टॉपिक समाप्त होता है तो टॉपिक समाप्त होने के बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने 12 अनुसूची के बारे में बात किया और 12 अनुसूचियां जो बात की, उस 12 अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची आपको याद होनी चाहिए, कहाँ से अक्सर बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करते हैं। आइए इंपॉर्टेंट अनुसूचियों के बारे में देखते हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियां। महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट शेड्यूल या महत्वपूर्ण अनुसूची, कौन कौन से अनुसूचियां ऐसी हैं जो आपको याद होनी बहुत ही जरूरी है? क्वेश्चन यहीं से क्या किए जाते हैं? अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रथम अनुसूची आपको याद होना चाहिए, द्वितीय याद होना चाहिए, तृतीय भी याद होना चाहिए, चतुर्थ भी याद होना चाहिए। आप सोच रहे हो सब लिख दे रहे हैं कि भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब याद होना चाहिए, तो लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्या किए जाते हैं? क्वेश्चन करे जाते हैं। पांचवा छठा अगर नहीं याद भी रहेगा तब भी हो सकता है काम आपका क्या हो जाए? बन जाए। लेकिन सातवां, आठवां, 10वां, 11वां और 12वां, इतनी अनुसूचियां आपको याद होनी बहुत ही जरूरी हैं। यहाँ से अक्सर क्या हो जाते हैं? आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान है याद करना। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो पहली अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है? पहली अनुसूची में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है, राज्यों के बारे में बताया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते के बारे में बात किया गया है। सिर्फ इतना याद रखिए, वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ता और तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है कि शपथ के लिए कैसा व्यवस्था किया गया। चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन और पांचवी अनुसूची में बताया गया है SC/ST के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित बात की गई। और छठी अनुसूची में बात की गई है AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित बात की गई है। सातवीं अनुसूची में हम लोगों ने बात किया
कि 7वीं अनुसूची में सूची के बारे में बताया गया है, लिस्ट के बारे में बताया गया है। और ये सूचियां 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची पर राज्य सरकार को एवं समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य को, दोनों को है। लेकिन केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है राज्य की तुलना में। कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जिसको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियों पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो 7वीं अनुसूची में किस विषय को रखा गया है? सूची के बारे में बात की गई है। 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है, भाषा। 22 भाषाओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में विशेष उपबंध है। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम है, जिसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा क्या किया गया? भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के बारे में बात किया गया है, जिसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया और उसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को रखा गया है। और ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषयों को रखा गया है, जिसके लिए वो क्या करे? समय समय पर अपने अधिकारों का प्रयोग करें। जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बात किया गया है, नगर पंचायतों के बारे में बात किया गया है और इसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 18 विषयों के साथ क्या किया गया? जोड़ा गया। तो ये हम लोगों ने क्या किया? रिवीजन कर लिया। और मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। बाद में 4 अनुसूचियां और बढ़ गई, अनुसूची 9, 10, 11 और 12। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, तो अनुसूची याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत का मतलब क्या है? सोर्स। स्रोत का मतलब है कि जो भारतीय संविधान का सोर्स है, कि भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग राइट का बात किया गया है। कुल मिला के हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से उसमें रखा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी अक्सर पूछे जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको दूसरे देशों के संविधान से क्या किया गया है? लिया गया है और भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इस प्रकार जो है ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किन किन देशों से किन किन चीज़ों को लेकर भारतीय संविधान में रखा गया है। अक्सर इस टॉपिक से क्या किए जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग का यही क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो जो पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आइए देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में हम लोग क्या करते हैं? आते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए से जो है किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है, आइए हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। यूएस, तो जो यूएसए से जो पहला कॉन्सेप्ट लिया गया है, मेरे स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो याद कर लीजिए, इसे अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। दूसरा प्रश्न कि मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है? तो मौलिक अधिकारों को भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कौन सा मौलिक अधिकार जो है बाहर कर दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। और संपत्ति का जो अधिकार था, राइट टू एसेट, जिसे अनुच्छेद 31 के अंतर्गत रखा गया था, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इस कानूनी अधिकार को
भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। देखा किस तरीके से आपने स्रोत से पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और बेसिक स्तर पर जितने प्रकार के क्वेश्चन बने मैंने आपको क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। तैयारी करने का जो तरीका होना चाहिए ऐसे ही होना चाहिए जिससे अगर एग्जाम में ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे जाएं तब भी आप बनाने की स्थिति में रहें। आगे चलते हैं हम लोग। तो मूल अधिकार देख लिया, कहाँ से लिया गया है भैया, अमेरिका से लिया गया है। अब नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तीसरा है न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन, ये न्यायिक पुनराविलोकन क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब यह है कि मान लीजिए विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वह कानून संविधान के नियमों के अनुरूप है या नहीं, आदर्शों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, ऐसे संदर्भ में जुडिशियल रिव्यू के द्वारा न्यायपालिका के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह वैसे बनाए गए नियमों की समीक्षा करे कि वह नियम संविधान के नियमों के अनुरूप है या नहीं। अगर वह नियमों के अनुरूप नहीं है तो वह रिव्यू के माध्यम से वैसे नियमों को शून्य घोषित कर देगा। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता न्यायपालिका की अमेरिका से ली गई है, और न्यायिक पुनरावलोकन भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है विधि के समान संरक्षण भी कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो यह भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट, ये जो इम्पीचमेंट चलाया जाता है किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, यह भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। संघ के रक्षा बलों का राष्ट्रपति सर्वोच्च समादेशक, ये जो रक्षा बल होते हैं, डिफेंस होते हैं, तीनों सेनाओं का जो सेनापति किसको बोला जाता है, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को बोला जाता है, यह भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वह भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, अमेरिका से ली गई हैं, जो अक्सर क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा तो विश्वास मानिए बहुत खुशी मिलेगा कि क्वेश्चन हमने क्या किया, एग्जाम में सही किया, नहीं तो फिर एग्जाम से बाहर निकलने के बाद पछतावा यही होगा कि काश मैंने रिवीजन कर लिया होता, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाता, बेहतर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं ब्रिटेन के बारे में कि भाई ब्रिटेन, ब्रिटिश प्रशासन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, ब्रिटिश सरकार से क्या क्या ली गई हैं। तो आइए देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, अगर आपको याद होगा तो पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि ये होता क्या है। फिर से आइए देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये है कि यहाँ पे विधायिका एवं कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य क्या होता है, समन्वय होता है, आपसी सामंजस्य होता है, समन्वय होता है। और समन्वय का मतलब क्या है, समन्वय का मतलब यह है कि विधायिका के ही सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, और कार्यपालिका का अस्तित्व तभी तक होता है जब तक विधायिका में कार्यपालिका का क्या होता है, बहुमत होता है, मेजॉरिटी होता है। संसदीय प्रणाली में
वास्तविक जो प्रधान होता है, वास्तविक शक्तियां जिसमें निहित होती हैं, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री में होती है, जबकि भारत में नाम मात्र की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ऐसी व्यवस्था को हम लोग संसदीय व्यवस्था कहते हैं। लेकिन भारत की संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में क्या है? थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? तो अंतर यह है कि जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष का जो चुनाव, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वहाँ पे चुनाव नहीं होता, वह वंशानुगत होता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और यह चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है या अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, जनता के द्वारा। तो इस प्रकार यही अंतर है ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था और भारत के संसदीय व्यवस्था। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता किसका लक्षण है? किस व्यवस्था की लक्षण है? तो व्यवस्था का लक्षण है किसका? एकात्मक व्यवस्था के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, यह प्रोसेस भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। वही पुरानी प्रणाली आज भी क्या कर रही है? कार्य कर रही है। एकीकृत न्यायपालिका, तो एकीकृत न्यायपालिका भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और एकीकृत न्यायपालिका भी किस व्यवस्था का लक्षण है? एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। इसको आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका कर लिया, ब्रिटेन कर लिया, अब आ जाते हैं आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भैया आयरलैंड से। चलिए आइए देखते हैं आयरलैंड से किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो आयरलैंड से जो पहला तत्व लिया गया है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के कर्तव्य के रूप में है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के कल्याण के लिए क्या करे? कल्याणकारी योजनाएं चलाएं, उनके विकास, उनके जो है उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या करे? ऐसा परिस्थिति क्रिएट करे जिससे हर व्यक्ति अपना विकास क्या कर सके? कर सके। आइए देखते हैं। तो DPSP कहाँ से लिया गया है? तो भैया आयरलैंड से लिया गया है। याद कर लीजिए आप लोग। DPSP को किस भाग में रखा गया है? तो DPSP को भाग 4 में रखा गया है। DPSP के लिए अनुच्छेदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से लेके 51 तक है। इन सब चीज़ों के बारे में क्या किया गया है? बात किया गया है। किस भाग में कल्याणकारी राज्य के बारे में बात किया गया है? तो यह भी भाग 4 में DPSP में बताया गया है कि भारत एक क्या है? कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। यह डिप्राइव कम्युनिटी जो होते हैं, जो समाज के हाशिए पे होते हैं, विकास के हाशिए पे होते हैं, जैसे ऐसे लोगों को जो है मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के बारे में भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? बहुत पूछा जाता है। तो निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। जो इलेक्टेड होते हैं वही क्या करते हैं? निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह भाग नहीं लेते, बल्कि जो है कौन से लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद विधान परिषद के भी सदस्य भाग नहीं लेते। नेक्स्ट, संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति, यह भी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो आइए देख लेते हैं। कनाडा के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कनाडा से संघीय ढांचा डिस्कशन कर दिया है हमने। फेडरल सिस्टम, तो फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है भैया? कनाडा से लिया गया है। और फेडरल सिस्टम जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है
की शक्तियों को वितरित कर दिया गया है। किसके स्तर पर? केंद्र और राज्य के स्तर पर। केंद्र की कुछ शक्तियां हैं, राज्य की कुछ शक्तियां हैं। जैसे केंद्र की विधायिका संसद हम लोग कहते हैं, राज्य की विधायिका विधानमंडल हम लोग कहते हैं। केंद्र की विधायिका में लोकसभा होता है, उसी तरीके से राज्य की विधायिका में कौन होता है? विधानसभा होता है। जैसे राज्य में विधान परिषद होता है, वैसे केंद्र में क्या होता है? राज्यसभा होती है। तो संघात्मक व्यवस्था को कहाँ से? कनाडा से क्या किया गया है? भारतीय संघ को यूनियन का नाम देना, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इनको कहाँ से किया गया है? कनाडा। अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र को अधिकार प्राप्त है, यह भी कहाँ से है? कनाडा से है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन के लिए एक अनुच्छेद का प्रयोग होता है, उस अनुच्छेद को बोलते हैं 368। 368 में अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने के लिए तरीका क्या है उसके बारे में बात किया गया है। बहुत पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो रट लीजिए 368 में है। कहाँ से लिया गया है? रट लीजिए दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के समक्ष जो है समानता, ये एक कहाँ से लिया गया? एक अमेरिका से लिया गया है और दूसरा कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, समवर्ती सूची बहुत ही पेड क्वेश्चन है। हर एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर दिख जाता है कि समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से क्या किया गया है? लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, क्या होता है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये है कि राष्ट्रपति, जिस भी देश का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, अब वह निर्वाचन चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, तो हम कहेंगे कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है? गणतंत्रीय है। अगर वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता बल्कि वंशानुगत हो, तो हम कहेंगे कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है? राजतंत्रीय व्यवस्था है। तो भैया फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं। आपातकालीन शक्तियों में आपातकालीन 3 प्रकार की इमरजेंसी हैं। आर्टिकल 352, 356, 360। तो भैया 352 में बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, नेशनल इमरजेंसी। 356 में जो है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। 360 में वित्तीय आपातकाल, फिनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक एक भी बार भारत में जो है वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, क्योंकि भारत का जो फिनेंशियल सिस्टम क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य को लिया गया है। बहुत बार मैंने डिस्कस किया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब से, आप इसको रट लीजिए। तो पूर्व सोवियत संघ या इसके स्थान पे रूस का भी नाम लिख देता है, तो रूस भी रहेगा, तो रूस भी सही हो जाएगा। तो रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को किस भाग में रखा गया है? तो याद कर लीजिए, भाग 4 में रखा गया है। किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया? तो याद कर लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति। किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 51 का। कब शामिल किया गया है? तो याद कर लीजिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 10 मूल कर्तव्य जो है फिर वर्तमान में कितने हो गए? 11। तो 11वां कब बना? तो 11वां 2002 में क्या किया गया? ऐड किया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो याद कर लीजिए 11 है।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य देशों के संविधान को जानने के लिए BN राव द्वारा विदेशी यात्रा किया गया। वह विदेशी यात्रा पे अनेक देशों में जाकर वहाँ के अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आए जो भारतीय संविधान में क्या कर दिए, उसको लिख दिए। जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं निर्वाचित होता है वह गणतंत्र गणराज्य कहलाता है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और इतना ये आसान सेगमेंट है कि अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं तो अपने आप को पहले से एग्जाम से क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी के लिए आप अधिक से अधिक रिवीजन करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएं, जिससे आपका क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन तो एकदम गलत न हो, बल्कि आसान क्वेश्चन सही के साथ वैसे क्वेश्चन और सही करिए जो क्वेश्चन अक्सर लोग क्या करता है, गलत करता है। तो थैंक यू। कल फिर हम लोग मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।